नमस्कार। क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे यूक्रेन रशिया वार जो पिछले 3 सालों से चल रहा है, वो फिलहाल ट्रंप और जेलेंस्की के वार के बीच में परिवर्तित हो गया है। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की बात हुई और शांति वार्ता की पहल में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और पुतिन साहब और ट्रंप साहब के बीच 1.5 घंटे की बातचीत के बाद अचानक ही माहौल बदल गया, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के पक्षधर होकर रशिया के प्रति नरमी बरतने लगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे और रशिया भी उनके साथ उसी टोन में खड़ा होने लगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया में बैठक की बात हुई और वो बैठक भी यूएस अधिकारी और रशियन अधिकारियों के बीच में हुई, पर इन सब में कहीं यूक्रेन शामिल नहीं था, जेलेंस्की शामिल नहीं थे, जबकि बात यूक्रेन की भविष्य की हो रही थी और यूक्रेन के साथ लगातार इस युद्ध में बना हुआ यूरोपियन यूनियन भी शामिल नहीं था, नाटो का भी ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं था, यूके भी नहीं था। तो जाहिर तौर पे एक मतभेद तो उभरना ही था, पर मतभेद से ज्यादा लगता है कि मनभेद की बात है। जब ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा और शुरू से ही उनका कहना रहा है कि इस युद्ध के लिए दोषी तो जेलेंस्की रहे हैं। सऊदी अरेबिया में बैठक की बात जब जेलेंस्की ने कहा कि अगर वो यूरोपियन यूनियन यूके शामिल नहीं किए जाते हैं तो वो इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे, और एक तरीके से इस शांति वार्ता के वैधता पे सवाल उठाते हुए उन्होंने सऊदी अरेबिया जाने के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद तो फिर मामला गर्म सा ही हो गया है और ये मामला और उबलता जा रहा है। आज जब यूएस के यूक्रेन इनवॉय कीथ केलॉग साहब यूक्रेन में हैं और ये माना जा रहा है कि वो इस असेसमेंट में गए हुए हैं कि यूक्रेन की पोजीशनिंग और स्ट्रेंथ को समझ पाएं, पर उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट ने मामला को और गर्मा दिया है। जिस ट्वीट में वो साफ साफ लिख रहे हैं कि थिंक ऑफ इट, ए मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन जेलेंस्की talked the United States of America into spending $350 billion to go to war that couldn't be won, that never had to start, but a war that he, without the US and Trump, will never be able to settle. The United States has spent $200 billion more than Europe. और इतना ही नहीं, वो आगे ये आरोप लगा रहे हैं कि जेलेंस्की तो डिक्टेटर हैं। वो लिखते हैं कि he is a dictator, he is without elections, Zelensky better move fast or he is not going to have a country left. In the meantime, we are successfully negotiating to end the war. मतलब वो दोनों तरफ से कि जेलेंस्की डिक्टेटर हैं, वो अपने और अपने देश का भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जेलेंस्की की अनपॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आज उनके साथ 4% लोग भी नहीं हैं। बहुत कड़वे आरोप हैं।
जेलेंस्की साहब का यही कहना है कि वो दरअसल ट्रम्प साहब एक डिस इंफॉर्मेशन बबल से घिरे हुए हैं। अब क्या है कि ट्रम्प साहब के पास भी दो तरह के लोग हैं, एक जो कि यूरोप के पक्ष में हैं, यूक्रेन के पक्ष में हैं, और एक जो इस युद्ध और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हैं। उस खिलाफ वाले पक्ष के सबसे अग्रसर प्रतिनिधित्व वहां के डिफेंस सेक्रेटरी करते हैं, और पक्ष वालों में वहां के फॉरेन सेक्रेटरी और यूक्रेन के स्पेशल इनवॉय आते हैं। यूक्रेन के स्पेशल इनवॉय कीथ केलोग साहब को लेकर रसा को इतना ऑब्जेक्शन था कि जब बात यूक्रेन की हो रही थी और यूएस की टीम सऊदी अरेबिया गई थी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो साहब थे, पर उसमें कीथ केलोग साहब को शामिल नहीं किया गया था। कीथ केलोग साहब को नहीं शामिल किया जाना माना जा रहा था कि ये रसा के दबाव में है, और जो जाहिर तौर पे एक तरीके से रसा के सामने सरेंडर ही था, क्योंकि आप यूक्रेन को भी नहीं शामिल कर रहे हैं, यूक्रेन के पक्ष से जो बात कर रहा है उसको भी नहीं शामिल कर रहे हैं। और जेलेंस्की को लेकर के जो नापसंदगी थी ट्रम्प साहब की, वो खुले में वो कहते रहे हैं कि जेलेंस्की चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, खामखा उन्होंने यूक्रेन को युद्ध में घसीटा, लेकिन उनके लेजिटिमेसी को लेकर वो सवाल नहीं उठा रहे थे। हाँ, पुतिन हमेशा ही जेलेंस्की के लेजिटिमेसी को लेकर सवाल उठाते रहे। उनका कहना था कि जो चुनाव अप्रैल मई में होने थे, यूक्रेन के वो चुनाव नहीं हुए, इसलिए जो वहां सरकार है, जिस सरकार को पुतिन लीड कर रहे हैं, वो सरकार ही अवैध है। फिर उस अवैध सरकार के साथ में क्या बैठना। अब तक ये बात यूएस नहीं कर रहा था, अब तक ये बात ट्रम्प साहब नहीं कर रहे थे। ट्रम्प साहब के आने के पहले पिछली बाइडेन सरकार के लिए तो जेलेंस्की पोस्टर बॉय थे, वो जेलेंस्की के लिए हर तरीके से खड़े थे, और ये युद्ध यूक्रेन और रशिया के मध्य ही नहीं, यूक्रेन के साथ साथ यूएस और नाटो देशों के सपोर्ट पे चल रहा था। पर नई सत्ता आते ही, ट्रम्प साहब के आते ही स्थितियां बदल गई। पर यह सवाल जब वैधता की आ गई है और इस तरीके के पर्सनलाइज अटैक्स होने लगे हैं कि ये कॉमेडियन टाइप के आदमी ने किस तरीके से हमें फंसाकर हमारे $350 बिलियन को युद्ध में फंसा दिया। इसके पहले भी वो कहे हैं कि $200 बिलियन से ज्यादा चला गया है, जबकि उसके जवाब में जेलेंस्की साहब ने कहा कि हमें तो महज 77 बिलियन ही मिला। अब एक ये लड़ाई चली रही थी, तब तक ट्रम्प साहब के सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी, जो वहां हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल यूक्रेन की लड़ाई यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं थी, ये यूएस में मनी लॉन्ड्रिंग का जाल फैला हुआ था, और ब्लैक रॉक सरीखे इन्वेस्टमेंट कंपनियां अपना जाल बिछा करके यूक्रेन में मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। तो बिजनेस की बात तो थी। अब सवाल यह है कि ये बिजनेस को लेकर के कहीं ऐसी कोई बात आ रही है जो कि ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि जेलेंस्की उनका सपोर्ट करें, जिससे वो पुराने रिजीम को ब्लैक पेंट कर पाए कि किस तरीके से पैसे का खेल हुआ, और जेलेंस्की उसमें उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा है क्या? क्योंकि जेलेंस्की जिस तरीके से घुटने टेक कर, जिस तरीके से हर स्तर पे यूएस के साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, और ट्रम्प साहब के पास गुहार लगा रहे हैं कि आपके सपोर्ट के बिना हमारी शांति वार्ता संभव नहीं है,
आपको जो चाहिए, जब $200 बिलियन भेजने की और उसमें से 60% पैसा नहीं पहुंचने की बात थी, तो ट्रम्प साहब ने कहा था कि हमें अपनी भरपाई में आपके माइनिंग रिजर्व्स चाहिए। उन्होंने खुले ऑफर कर दिया कि हाँ आप ले लो, आप आओ, हम चाहते हैं कि आप आओ, आपकी प्रेजेंस से हमें सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन ये ट्रम्प साहब की तरफ से और खास करके उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से साफ साफ स्पष्ट हो गया है कि यूएस अपना कोई ट्रूप वहां नहीं भेजने वाला है। और यही चिंता यूरोपियन यूनियन की है, यही चिंता यूक्रेन की है कि किसी भी युद्ध शांति की परिस्थिति में अगर वहां यूएस ट्रूप्स नहीं रहे, यूएस का सपोर्ट नहीं रहा, तो ये युद्ध वहीं पे है जहां से शुरू हुआ था कि ये रशिया और यूक्रेन के पीछे यूरोपियन यूनियन को खड़ा होना ही पड़ेगा। तब तो फिर वो लगातार युद्ध बना ही रहेगा। फिर अगर ये बिजनेस इंटरेस्ट से अलग है, तो फिर ये क्या कारण है कि आप अचानक ही एक वार टॉर्न स्टेट के गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी पे आप सवाल उठा रहे हैं? भाई, युद्ध की स्थितियों में कहां चुनाव हो पाता है? दूसरे युद्ध, विश्व युद्ध के समय यूके में लंबे समय तक चुनाव नहीं हुआ था, कई देशों में चुनाव नहीं हुए। और जहां तक जेलेंस्की की बात है, और वो कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि 4% से भी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। हालांकि जो एक आम धारणा है उसके अनुरूप इसमें कोई शक नहीं कि जेलेंस्की की पॉपुलैरिटी बहुत गिरी है। वार जब शुरू हुआ था तो उनका एक यूनिवर्सल अपील था। वार जैसे जैसे बढ़ा उनकी पॉपुलैरिटी डिप की हुई है, और आज भी ऐसा माना जा रहा है कि 50% से कम उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। कम से कम 50% लोग तो उनको सही मान ही रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो ट्रम्प सरकार ही 50% से ज्यादा के पॉपुलैरिटी पे तो नहीं बैठी हुई है। ट्रम्प सरकार, जब पिछली बार ट्रम्प साहब नहीं जीते थे तो इन्होंने 2020 के चुनाव को ही खारिज कर दिया था, प्रेसिडेंशियल रिजल्ट्स को खारिज कर दिया था, और यूएस में बहुत हंगामा हुआ था। और पुतिन साहब तो 20 साल से बैठे हुए हैं, उन पे कोई सवाल नहीं है। तो फिर ये लेजिटिमेसी का तकाजा देकर के जेलेंस्की को हिट करने का एक नया एंगल किस इंटेंट के साथ में है? क्या कहीं रशिया और यूएस के बीच ऐसा कोई पैक्ट हो रहा है बिहाइंड द कर्टेन, कि रशिया भी यही कह रहा है कि जेलेंस्की को हटाओ, वहां कोई आदमी जो लेजिटिमेट है उससे बैठाया जाए। और अब ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि कोई लेजिटिमेट आदमी वहां बैठना चाहिए, ये देश डिक्टेटर के हाथ में है, इस डिक्टेटर को वहां से हटना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अब तक बिजनेस डील, अब तक ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां पीछे से जो खेल कर रही थी, उस खेल का दायरा बढ़ गया है, उस नेट में रशिया भी आ गया है, और ये रशिया को शामिल करके दोनों ही चाहते हैं कि कोई आपसी रजामंदी की सरकार यूक्रेन में बैठा दी जाए, जो रशिया को भी सूट करे, जो यूएस को भी सूट करे, और यूरोपियन यूनियन को तो उन्होंने एक तरीके से यूक्रेन के साथ साथ ठेंगा दिखाई दिया है। अब यूरोपियन यूनियन की कसमकस यह है कि वो आगे कैसे बढ़े, शांति वार्ता में कैसे अपना महत्व बनाए कि उसकी बात को सुना जाए। और जो अभी स्थिति यूरोपियन यूनियन की है, जर्मनी में अभी चुनाव होने हैं, इसी रविवार चुनाव होना है और एक नई सरकार आने की बात हो रही है। फ्रांस में भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस से फंसे हुए फ्रांस में भी
आने वाले दिनों में क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। इटली की प्राइम मिनिस्टर से ट्रम्प साहब के अच्छे संबंध हैं। वो वहां पे उनके शपथ ग्रहण में थी भी, एकमात्र बड़ी नेता के रूप में यूरोप से। यूके के प्राइम मिनिस्टर अगले सप्ताह यूएस जाने वाले हैं और उनकी ट्रम्प साहब से मुलाकात है। तो इस भेद विभेद के बीच कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूरोपियन यूनियन की औकात नापने की कोशिश ट्रम्प साहब कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब इस नापने की कोशिश में ही होगा कि इनमें कितना दम है। फिर इनके दम को देखते हुए जो पासा उन्होंने अभी तक रसा के पास फेंका है, उस पासे में जरूरत पड़े तो कुछ परिवर्तन कर दें। क्योंकि जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जैसी पोस्चरिंग और एक्शंस है, क्योंकि पोस्चरिंग तो ऐसा दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के साफ साफ वो खिलाफ खड़े हैं, वो उनको परवाह नहीं करते। एक्शन के तौर पे वो चीजें बहुत साफ साफ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि पीस प्रोसेस को स्कटल करते हुए जिस तरीके से जेलेंस्की सऊदी अरेबिया जाने से मना कर दिए, कीथ केलॉग को जिस तरीके से उस डेलीगेशन में नहीं शामिल किया गया, लेकिन कीथ केलॉग की जो यूक्रेन की यात्रा थी, प्लान थी, वो वैसे ही चल रही है। तो इस पोस्चरिंग के बाद रियल एक्शंस क्या होता है, वो हो सकता है तय करे कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से अपने ट्वीट्स में भी लिख रहे हैं और जिस तरीके से वो खुल के कह भी रहे हैं, और जो हर आदमी मान रहा है कि अगर वहां कोई शांति वार्ता संभव है तो वो ट्रंप ही करा सकते हैं। केवल कंसर्न ये है कि ये शांति वार्ता, ये शांति समझौता टोटल सरेंडर के रूप में ना हो जाए। और ट्रंप ने जिस तरीके का चारा रशिया की तरफ फेंका है और वो उस चारे में आ गया है, और कम से कम उसने अपनी पॉजिटिविटी टुवर्ड्स यूएस दिखाई है। वर्षों के दोस्त अभी दोस्त नहीं रहे और वर्षों के दुश्मन खास हो गए हैं। तो इसमें दिख तो रहा है कि कुछ पक रहा है ट्रंप और पुतिन के बीच, लेकिन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि जो भी पक रहा है वो यूक्रेन के ही कंधे पे पक रहा है, और यूक्रेन पे बैठाया हुआ आदमी, दोनों का अगर ज्वाइंट ऐसा कैंडिडेट निकल जाए जो दोनों के पर्पस को सर्व करता हो, पॉलिटिकली ऐसे पर्पस से सर्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दोनों में नेचुरल एलाइज बन पाने का डीएनए ही नहीं है। पर बिजनेस डील्स में कुछ भी संभव है, और उस बिजनेस डील के नाते अगर कोई आदमी जाता है और दोनों बिजनेस इंटरेस्ट के नाते यूक्रेन को बांट बांट के अपने हिस्से के खाते हैं, तो ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा दर्द होगा, बहुत बड़ा चुनौती होगा। और शायद यूरोप ऐसा होने ना दे, जबकि फिलहाल ऐसी स्थिति या ऐसी ताकत नहीं दिख रही है कि यूरोप उसका बहुत विरोध कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यूक्रेन के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के रास्ते क्या हैं? क्योंकि जहां धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप साहब और जेलेंस्की साहब जा रहे हैं, वैसे लग रहा है कि ये दूरियां अब इतनी बढ़ती जा रही हैं कि इनको पाटना मुश्किल नहीं होगा। और एक स्तर पे अगर ट्रंप साहब को इसमें अपना कोई फायदा नहीं दिखे और वो उस पीस टॉक से बाहर निकल जाते हैं,
तो फिर बैक टू स्क्वायर वन, जहां स्थिति खड़ी थी वहीं हो जाएगी। बहुत असमंजस की स्थिति है। लेकिन जब भी बड़े निगोशिएशंस होते हैं तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जब लगता है कि चीज बनते बनते बिगड़ जाए और बिगड़ते बिगड़ते चीजें बन जाएंगी। क्या ऐसा ही हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। कम से कम चीजें बन तो जाएं, किसी बहाने ही सही। और एक बात तो जरूर हो रही है कि जिस तरीके से जेलेंस्की को खत्म करने की, जिस तरीके से जेलेंस्की को विलन बनाने की, जेलेंस्की को जिस तरीके से जीरो बनाने की कोशिश हो रही है, अनकहे में ही वो अपने राष्ट्रीयता के प्रतीक बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप जब जेलेंस्की को गाली दे रहे हैं तो आप गाली पूरी यूक्रेन को दे रहे हैं। ट्रम्प साहब अगर स्टैंड रसा के प्रति झुकने वाला दिखा रहे हैं, रसा के प्रति हाथ बढ़ाने वाला दिखा रहे हैं, तो उसका विरोध रसा में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है। उनके पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को पचा पाना, रसा को पचा पाना यूएस के पब्लिक के लिए आसान नहीं है। उसी तरीके से जो यूक्रेन 3 साल से रसा को झेल रहा है, जिस लड़ाई का एग्रेसर रसा रहा है, उस लड़ाई में फंसने के बाद वो हर कीमत चुका चुका है, उसकी लीडरशिप को आप सीधे गाली दे रहे हैं तो पूरे यूक्रेनियन अस्मिता को गाली दे रहे हैं। तो डील चाहे कुछ भी हो जाए, ये ट्रम्प साहब को समझना पड़ेगा कि इस तरीके के वार के निगोशिएशंस और डील अगर देश की अस्मिता की कीमत पे होती है तो वो फिर एक ऐसा दंश छोड़ जाता है जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ये समझना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको, कि हम यूक्रेन को कोई ऐसा दंश न दे जाए कि एक युद्ध की शांति वार्ता या शांति समझौता कोई नया युद्ध खड़ा कर दे। इस बार केवल यूक्रेन और रसा के बीच नहीं, रसा और पूरे यूरोप के बीच। आज बस इतना ही।